हेलो गाइज, म चाहिँ के अरे इट्स फ्याक्ट भाइको लास्ट एपिसोड अफ दिस कार्टुन्समा रियाक्ट गर्न गइरहेको छु। अनि ब्याकग्राउन्डको साउन्डलाई इग्नोर गरिदिनु होला। सौरभ जोशी की शादी ये किससे होने वाली है। और ये कार्टून्स के एपिसोड्स के स्टार्ट तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपने इनके एंडिंग्स को इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर आप इस मंथ में पैदा हुए हो तो आपके लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। पर वो मंथ कौन सा है और ये कौन सा फ्रूट है जिसे बस आप सूंघ के अपनी भूख मिटा सकते हो, उसे खाने की जरूरत ही नहीं है। ये कौन सा फ्रूट है? वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये गजब फैक्ट्स से भरा हुआ है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जरूर दबा देना। नंबर 15, क्या आपको पता है दुनिया का हर एक गोल्ड का टुकड़ा जो जमीन से निकाला गया था आज भी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ये सच है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसे ना कभी भी जंग लगता है और ना ही इसकी चमक कभी धुंधली पड़ती है। इसकी चमक ऐसी होती है जैसे ये कल ही बनाया गया हो। गोल्ड के एटम्स इतने स्टेबल होते हैं कि वो हवा, पानी, एसिड, इनसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अनि धेरै महँगो हुन्छ, ओभरै महँगो नहीं पड़ता। साइंस कहता है कि जितना भी गोल्ड अब तक अर्थ से निकाला गया है उसका ऑलमोस्ट हर एटम अभी भी दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है, चाहे किसी के रिंग में, बैंक लॉकर में या ओल्ड फोन के मदरबोर्ड में। नंबर 14, सिर्फ 5 में से 1 लोग अपने टोज को अलग अलग हिला सकते हैं। साइंस की माने तो हमारे टो मसल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है और ब्रेन उन पे अलग अलग कंट्रोल रखना नहीं सीखा। लेकिन रिसर्च कहता है कि सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिनका टो एक्चुअली में अलग अलग होता है, जैसे डांसर। के अरे 20% को पर्छ, प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। योगीज या वो लोग जो पेट फुट वॉक कर सकते हैं। तो अगर आप अपने टोज इंडिविजुअली हिला सकते हो तो आप रेयर हो। नंबर 13, अगले टाइम जब आप यॉन करो तो ये सोचना मत भूलना। कहते हैं कि एक मेल घोस्ट उसी वक्त आपके अंदर घुस जाता है। कई एंशिएंट कल्चर्स इस पे बिलीव करते हैं कि जब यॉन किया जाता है तो हमारी बॉडी वल्नरेबल होती है और ये घोस्ट या स्पिरिट के लिए एक मूवमेंट होता है जिससे वो हमारे के हो अजीब छ त बा बॉडी के अंदर एंटर कर सके। इस फैक्ट का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन ये पहले के कल्चर्स में बहुत बिलीव किया जाता था। नंबर 12, क्या आपको पता है ज्यादातर सीरियल किलर्स नवंबर में पैदा होता है। कुछ साइकोलॉजिकल नोभेम्बरमा जन्मिँदो रह सिरियल किलरहरू नोभेम्बरमा जन्मेको मान्छेहरूदेखि टाढा बस्नु होला। स्टडीज ने ऑब्जर्व किया कि नवंबर बॉर्न लोग थोड़े ज्यादा सीक्रेटिव और इंटेंस नेचर के होते हैं। जो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस से लिंक्ड है उनके। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर नवंबर बॉर्न डेंजरस है। सीरियल किलर्स का बिहेवियर जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग, ट्रॉमा और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, बर्थ ऑन पे नहीं। ये ज्यादातर फैक्ट कोइंसिडेंस और मिथ से इंस्पायर्ड है, पर हाँ क्रीपी तो लगता है सोचने में। नंबर 11, ग्रीन एप्पल की सिर्फ खुशबू लेने से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। ये फैक्ट मोटो मान्छेलाई भन्नुपर्ने हो यो त। वियर्ड लग सकता है, लेकिन साइंस कहती है कि ग्रीन एप्पल की स्मेल एक्चुअली क्रेविंग को सप्रेस करती है, स्पेशली शुगरी या फैटी फूड के क्रेविंग्स को। 2005 में स्टडी हुई जिसमें लोग गाइज मलाई तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन कमेन्ट गर्नु होला। लोगों को जब ग्रीन एप्पल या पेपरमेंट की स्मेल रेगुलरली दी गई तो उनका एपेटाइट और वेट दोनों कंट्रोल में आ गए। नंबर 10, एक एबीसी बुक है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बच्चे अल्फाबेटिकली डाई करते हैं। एडवर्ड गोरे द गैस्टिलम टाइनीज, ये एक डार्क ह्यूमर से भरा चिल्ड्रंस बुक है जिसमें A to Z तक 26 बच्चों की अनयूजुअल डेथ्स दिखाई गई हैं। जैसे A फॉर एमी हु फेल डाउन द स्टेज। इसका आर्ट स्टाइल इनोसेंट लगता है लेकिन कंटेंट बहुत डिस्टर्बिंग है। बुक का मकसद द क्लासिक नर्सरी राइम्स की चीयरफुल टोन को डार्क सटायर में बदलना है। गोरे का काम क्रीपी और आर्टिस्टिक दोनों माना जाता है। मतलब ये टिपिकल एबीसी बुक नहीं है, ये नाइटमेयर्स का अल्फाबेट है। नंबर 9, क्या कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में चीजें लिमिटेड है लेकिन नंबर्स इनफिनिट। इसका मतलब है चीजें गिन कर खत्म हो सकती हैं और उन्हें गिन के एक्सप्रेस करने वाले नंबर्स कभी नहीं। मैथ्स में इसे इनफिनिट कहते हैं और ये लॉजिक बताता है कि नंबर्स दुनिया से नहीं हमारे दिमाग से आते हैं। नंबर 8, ये नम्बर दिमागबाट आउने भए एउटा ऱ्यान्डम नम्बरलाई भन्न मिल्थ्यो। मैले के भन्न लागेको बिर्से मुखबाटै निस्केन के भने। ये फैक्ट आपको अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। कई स्टडीज जैसे FBI प्रोफाइलिंग रिसर्च कहती है कि एवरेज ह्यूमन अपनी लाइफ में 16 से ज्यादा मर्डर से मिलता है बिना जाने। सीरियल किलर्स यूजुअली नॉर्मल दिखते हैं। 16 16
कम होइन 16 भने यार। तो मॉल, मेट्रो या किसी रैंडम बस में हो सकता है आपके आसपास कभी भी कोई डेंजरस आदमी हो, तो हमेशा याद रखना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नमस्कार, आप जब तक ये फैक्ट सुन रहे हैं तब तक मैकडॉनल्ड के आउटलेट से 300 बर्गर्स जा चुके हैं। नहीं समझे? ग्लोबली मैकडॉनल्ड 300 आमामा 300 कति मान्छे बोकाको होला। अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई इग्नोर गर्नु होला प्लिज। हर सेकंड 75 बर्गर्स बेचता है, मतलब हर मिनट 4500 और हर घंटे 2,70,000। मैकडॉनल्ड्स के पास 2,70,000 बर्गर पर कति चाहिँ बिर्से। दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में 40,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। वाह। नंबर 6, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक अमेजिंग ट्रिक करता है। उस समय हमारी बॉडी टेम्पोरेरीली पैरालाइज हो जाती है और इस प्रोसेस को कहते हैं रेम अटोनिया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें इसलिए होता है ताकि हम अपने सपनों के एक्शंस को रियल लाइफ में ना रिपीट कर दें। जरा सोचो, अगर आप अपने सपने में भाग रहे हो या किसी से लड़ रहे हो और वो रियल में हो जाए तो क्या होगा? इस वजह से ब्रेन बॉडी को सुला देता है, लेकिन कभी भी नाइस यही पैरालिसिस जगते वक्त भी हो जाता है, जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं और ये काफी डरावना एक्सपीरियंस है एक्चुअली। नंबर 5, एक बार लंदन का आइकॉनिक बिग बेन क्लॉक 27 मई 2005 को रात के 10:07 पर अचानक रुक गया था। कारण था मैकेनिकल फॉल्ट, शायद हीट या स्ट्रेस की वजह से। अगले दिन सुबह तक ये रिपेयर भी हो गया। क्लॉक्स में ऐसे ब्रेकडाउन्स नॉर्मल है, पर ऐसे लेजेंडरी क्लॉक का ब्रेकडाउन ये हिस्टोरिक माना जाता है। नंबर 4, स्पेसएक्स ने अपने लॉन्च पैड पर SLC-40 पर एक नया इमरजेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, एक हाई स्पीड इन्फ्लेटेबल स्लाइड, बिल्कुल एयरप्लेन स्लाइड जैसा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये पूरा स्लाइड एक बंद टनल जैसा बना हुआ है, जिसमें एस्ट्रोनॉट सीधे अंदर से स्लाइड करके सेफ जगह पहुंच जाते हैं। पहले के टाइम में नासा के लॉन्च पैड्स पर स्लाइड वायर चिपलेटी बनाइदिएछ अनि के अरे माथि जाँदै झर्दै गर्ने क्या। बास्केट सिस्टम यूज होता था, एक ओपन केबल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को लटक के नीचे आना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 3, ज्यादातर लोग गूगल रोज यूज करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि गूगल असल में बिलियंस कैसे कमा लेता है। सर्च एड से लेकर यूट्यूब तक हर क्लिक गूगल के लिए पैसा बना रहा है। विश्वास नहीं होता? ये देखिए, ये ब्रेकडाउन आपका दिमाग हिला देगा। गूगल का सबसे बड़ा पैसे कमाने का सर्च है एडवर्टाइजिंग, जहाँ से वो $164 बिलियन कमाता है और ऊपर एड्स $164 बिलियन दिखते हैं, वो भी इसमें काउंट होते हैं। यूट्यूब एड से लगभग $40 बिलियन का रेवेन्यू आता है। गूगल नेटवर्क एड्स जो दूसरी वेबसाइट्स पर दिखते हैं और गूगल क्लाउड सर्विसेज से 33 बिलियन का प्रॉफिट आता है, जिसे कंपनीज और डेवलपर्स यूज करते हैं। और बाकी के कति पैसा कमाउँदो रहेछ यार यो के अरे गूगलले त धनी गूगल। सोर्सेस जैसे प्ले स्टोर, हार्डवेयर और सब्सक्रिप्शन से 29 बिलियन तक आ जाता है। इन सबसे गूगल का नेट प्रॉफिट 29 बिलियन बनता है $73.8 बिलियन। यानी कि गूगल का हर यूजर उनके लिए पैसे कमाने की मशीन बन चुका है। नंबर 2, हमारे बचपन का सबसे आइकॉनिक कार्टून, चाहे बेंटन हो या ऑगी एंड द कॉकरोचेस, डोरेमोन हो या शिनचैन, उनकी यादें आज भी हमारे दिल में जिंदा है, लेकिन उनके आखिरी एपिसोड्स काफी लोगों को याद नहीं। तो चलिए जानते हैं। 5th पे है बेन 10। बेन 10 के फाइनल एपिसोड में मल्टीवर्स के सारे बेन इकट्ठा होते हैं एक पावरफुल विलन से लड़ने के लिए, और ट्विस्ट ये होता है कि विलन खुद बेन 10 का इविल वर्जन होता है। 4th पे है ऑगी के लास्ट एपिसोड में कॉकरोचेस जैक को इतना तंग करते हैं कि उसे लगता है कि वॉर हो गई है, लेकिन एंड में ये सिर्फ एक प्रैंक निकल जाता है और जैक बिचारासित ठुलो प्रैंक भयो यार। तीनों कॉकरोचेस को सजा देता है। 3 पे है निंजा हथौड़ी का लास्ट एपिसोड। ये एपिसोड सबसे अलग था। पूरे एपिसोड में हथौड़ी दिखाई नहीं देता और विलन केमुजु, केनिची और यूमिको के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह फेल हो जाता है। सेकंड पे है डोरेमोन। डोरेमोन का कोई ऑफिशियल एंडिंग एपिसोड तो नहीं बताया गया, लेकिन एक इमोशनल फैन मेड एंडिंग के मुताबिक डोरेमोन की बैटरी डेड हो जाती है और नोबिता बड़ा होकर साइंटिस्ट बनता है और डोरेमोन को ठीक करता है। और फर्स्ट जो है वो है शिनचैन। शिनचैन का सो कॉल्ड ट्रैजिक एंड, जिसमें कहा गया है कि शिनचैन और हिमावारी की डेथ हो गई है। पूरा शो उनकी माँ की डायरी पे बेस्ड था, पर ये सिर्फ रूमर निकला। के अरे मैले त सुनेको थिएँ शिनचैन र त्यसको बहिनीलाई एउटा ट्रकले ठोकिदिएको। शिनचैन का कोई ऑफिशियल एंडिंग अभी तक आया ही नहीं। क्रिएटर्स के मुताबिक जब तक उनकी टीम और उनका वॉइस ओवर आर्टिस्ट अहिलेसम्म आएको छैन यार। लास्ट एपिसोड कहिले आउँछ होला? एक्टिव है तब तक शो चलता रहेगा। नंबर 1, जैसे कि आपको सबको पता है कि सौरभ की जल्द ही शादी होने वाली है, लेकिन ये किससे होने वाली है ये किसी को नहीं पता। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे स्पेकुलेशंस लगा चुके हैं कि आखिर सौरभ ऋषि की वाइफ आखिर कौन है। तो चलिए जानते हैं। सबसे यसले
कसैलाई गेस नगर्नु अनि अहिले कसैलाई नभन्नु भनेको थियो मैले त्यही सुनेको थिएँ सबसे पहले बात करते हैं पीरू की। इस लड़की को काफी लोग सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ बता रहे हैं, जो उनके साथ वीडियो सॉन्ग में होइन हाइट मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त फीचर हो चुकी है, लेकिन सौरभ के मुताबिक उनकी होने वाली वाइफ अभी तक उनकी वीडियो में नहीं आई। यानी वो लड़की पीरू तो है ही नहीं। नेक्स्ट आती है श्वेता जोशी। दोस्तों ये वो लड़की नहीं हो सकती क्योंकि श्वेता उनकी एक कजन है और ये बात उन्होंने खुद ही लाइव आकर बताई थी। नेक्स्ट बात आती है कास्ट पनि सेम छ जोशी अनि जोशी त्यही भएर मिल्दैन जिया शर्मा की। लोगों ने इन्हें सौरभ जोशी की फ्यूचर वाइफ बना दिया, लेकिन जिया शर्मा ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम में इस बात को डिनाई कर दिया। लेकिन हाल ही में वायरल हो रहे मास्क वाली वीडियो पे सबसे ज्यादा शक आ रहा है, क्योंकि सौरभ ने एक ब्लॉग में कहा था कि मैंने और मेरी वाइफ ने मास्क लगा के रखा है। अब इनका नाम तो किसी को नहीं पता, लेकिन सौरभ जोशी ने अपने फैन से खुद ही प्रॉमिस किया है कि वो अपनी होने वाली वाइफ का फेस खुद रिवील करेंगे। बस अपने आप से स्पेकुलेशंस ना बनाया जाए, ये उनकी दरख्वास्त है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर कौन हो सकता है सौरभ जोशी की फ्यूचर वाइफ? भाई ये तो पता चल गया, पर सोशल मीडिया पे नै भयो अब के अरे अझै सुन्यो भने अर्को भिडियो हेर्नु नि मन लाग्छ अनि गाइज तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला राम्रो लागेमा लाइक शेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो च्यानलको अनि सपोर्ट देखाइदिनु होला गाइज बाई बाई तपाईँलाई पछि भेटौँला बाई बाई गाइज बाई बाई गाइज तपाईँलाई पछि भेटौँला बाई